Welcome back. And we were talking about anchoring targets to the rating scale. And we discussed कि आपने एक टारगेट जो एक ऑर्डर बुकर की जॉब में एड अप किया, उस टारगेट को इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं. 15 मिलियन से 25 मिलियन की हमने रेंज एक्सपेक्ट की. अब आपकी डेफिनेटली ये रेंज इससे ज्यादा एक्सीड और इससे ज्यादा कम भी हो सकती है, बट बेस्ड अपॉन द हिस्टोरिकल ट्रेंड्स यू आर हैविंग, इस रेंज को सेट वो किया जाता है. So the required level of achievement for each point on the 5-point rating scale must be defined. क्योंकि जब तक आप चीजों को डिफाइन नहीं करेंगे तब तक आप उनको ना मेजर कर सकते हैं, ना इवैल्यूएट कर सकते हैं, ना करेक्ट कर सकते हैं. नाउ जब आपका ऑब्जेक्टिव सेटिंग हो गई तो अब उस बात को हम एक स्टेप आगे और लेकर चलते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल परफॉर्मेंस वो कैसे की जाती है. Now the objective of the discussion is to set clear performance expectations from the employees, from the individuals. इसमें हमारे पास स्टेप 1 is performance planning, step 2 monthly reviews and feedback, step 3 can be quarterly appraisal, review and feedback. अब हर क्वार्टर में quarter 1, quarter 2, quarter 3 आप इसको इस तरीके से डिवाइड भी कर सकते हो. step 4 then there would be the final performance appraisal जो कि साल के एंड पर quarter 4 के एंड पर आप परफॉर्म कर रहे हो. अब इस मकसद के लिए जो की फीचर्स आपको जहन में रखने हैं, क्योंकि इन्हीं ने आगे चलकर आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर्म का पार्ट भी बनना है, दैट इज परफॉर्मेंस मेजर्ड ऑन KRAs एंड रूटीन रिस्पांसिबिलिटीज. की रिजल्ट एरियाज टिपिकली फ्रॉम द डिपार्टमेंट स्कोर कार्ड आइडेंटिफाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो हम शुरू में सेट कर लेते हैं. टारगेट सेट वंस एवरी क्वार्टर, इसमें आपने फर्स्ट क्वार्टर की रेंज फॉर एग्जांपल मिड मार्च सेट कर ली, सेकंड क्वार्टर इज मिड जुलाई, थर्ड क्वार्टर मिड अक्टूबर, फोर्थ क्वार्टर इज मिड जनवरी. तो इस तरह आप अपने टारगेट्स वो क्वार्टरली भी डिवाइड कर लेते हो ताकि एक साल को हम डिवाइड कर सकें स्मॉलर बिट्स में, सो दैट हमारे लिए मैनेज करना आसान हो. Likewise, predetermined weightages based on job type and division category. Monthly reviews between appraiser and appraisee, ये बहुत जरूरी है. Important to ensure that any relevant or relative change in importance of particular KRA gets reflected or updated in the firm. तो इन चीजों को मॉनिटर करना, continuously feedback provide करना, ये हमारे लिए जरूरी है. Therefore, we are going to arrange the meetings. उसके बाद अप्रेजल एंड फीडबैक ऑन ए क्वार्टरली बेसिस वो आप कर सकते हैं. एंड देन रेटर बायस रिमूव फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिव्यूअर, क्योंकि रिव्यूअर इस बात की श्योरिटी देता है कि वहां पर डिसीजन मेकिंग के दौरान, जजमेंट के दौरान बायसनेस के एलिमेंट को वो कम से कम किया जा रहा होगा. ओके, तो चेक्स एंड बैलेंसेस हमें मेंटेन रखने होते हैं ताकि कहीं पर भी अप्रेजर और अप्रेजी के दरमियान कोई बायस्ड जो प्रेजुडिस्ड जो रिलेशनशिप है वो एस्टैब्लिश वो ना हो जाए. तो चीजों को हमारा जो मेन फोकस है इस वक्त वो सिस्टमैटिकली डेवलप करने का फोकस है ताकि हम एक बड़े डिफाइंड पैटर्न में एक मेरिट के मुताबिक लोगों को इवैल्यूएट कर सकें और अपने परफॉर्मेंस टारगेट्स को अचीव वो कर सकें. अब जब आपने परफॉर्मेंस टारगेट्स बना लिए, आपने इवैल्यूएशन पैरामीटर्स की बात कर ली, आपने क्वार्टरली रिव्यूज की बात कर ली, आपने मंथली मीटिंग्स की बात कर ली, तो साथ ही साथ हमें एक्शन प्लान्स की भी जरूरत है. So the action plan describes the specific steps, milestones and resources planned by the appraisee to accomplish the KRA or routine responsibilities. Okay, so again हमारा basic target था order booking, key result area was order booking, उसमें टारगेट हमने दिया 20 करोड़ का. और उसके बाद एक्शन प्लान्स अब इसको अचीव करने के लिए क्या होंगे जो हम एम्प्लॉय के साथ डिस्कस करेंगे. एंड दे वुड बी स्कैन द मार्केट ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, एनालाइज एक्जिस्टिंग कस्टमर बेस टू आइडेंटिफाई पॉसिबिलिटीज ऑफ रिपीट ऑर्डर्स, रिड्यूस साइकिल टाइम टू सबमिट प्रपोजल्स एंड टेंडर्स. ठीक है, ताकि कंपटीशन जो है उसके अंदर हम अपने आप को सस्टेनेबल और कंपेटिटिव वो बना सकें. इसी तरह कंडक्ट एनालिसिस identifying reasons for loss of past orders and determine whether loss was due to technical or commercial reasons. Likewise, gather market intelligence on pricing strategy to competitors and keeps units abreast of the same. And last but not the least, have an ongoing discussions with units on bids being prepared so as to ensure that optimal techno commercial bid is prepared. ओके, सो ये तमाम हमने गाइडलाइंस, एक्शन प्लान्स वो एम्प्लॉइज के साथ डिस्कस किए, उनको एलोकेट किए ताकि एक बड़े प्रिस्क्राइब्ड मैनर में
लोग अपने काम को कर पाएं। और देखें, इस सारे के अंदर जो हमारा मेन टारगेट एंड ऑब्जेक्टिव है, दैट इज बेसिकली टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। Now, there are some questions we can ask ourselves while we set objectives. Okay, ताकि further clarity and surety हो जाए कि हमारे objectives ठीक pattern के ऊपर बनाए गए थे. The first question can be, what are the areas of my activity? What are the final outcomes of my activity? What outcomes are desired by my management? What is the desired level of performance? What is the significance about the job I do? What are the interesting, useful achievements of the past as regards to your job? तो ये तमाम एस्पेक्ट्स हैं जो हम अपनी एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को सेल्फ क्वेश्चन भी कर सकते हैं, एचआर वाले भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और ये इवैल्यूएशन भी की जा सकती है कि हमारी जॉब और ऑर्गेनाइजेशन का क्या ताल्लुक है, हमारी जॉब और हमारे से रिलेटेड दूसरी जॉब्स का आपस में क्या ताल्लुक है, और क्या तमाम कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम वो आपस में पैटर्नाइज्ड सिंक्रोनाइज्ड काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिकॉज अगर एक सिस्टम के अंदर कोई एक कंपोनेंट भी अप्रोप्रिएटली ऑपरेट नहीं कर रहा होगा तो पूरे सिस्टम की इंटीग्रिटी वो चैलेंज हो सकती है। देयरफॉर हम बहुत सारे क्रॉस चेक्स के साथ इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि लोग अपने टारगेट्स को सही मानों में अचीव कर पाएं, एट द सेम टाइम उनकी मोटिवेशन भी हो, एट द सेम टाइम उनके साथ एफिलिएशन, एसोसिएशन, एंगेजमेंट ये भी हो, एट द सेम टाइम वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म एक अपना कमिटमेंट का जो ताल्लुक है उसको भी मेंटेन कर सकें, ट्रस्ट रिलेशनशिप भी वहां पर एस्टैब्लिश्ड हो, और इन तमाम सॉफ्ट एस्पेक्ट्स के साथ साथ आपके जो टेंजिबल आउटकम्स हैं वो भी वक्त पर अचीव हो रहे हों। सो एट द सेम टाइम इस बात को भी याद रखिएगा कि इफ समवन is not achieving the action plans, is not doing and acting upon the action plans, तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि उसके reprimands क्या होंगे। ठीक है, आपको इस बात को भी इंश्योर करना है कि if somebody is putting all his or her effort, और उस सारी एफर्ट को पुट करने के साथ साथ टारगेट्स किसी वजह से अचीव नहीं हो पाए, तो रादर देन के यू ब्लेम द पर्सन फर्स्ट, आप ये देखो कि कहीं पर सिस्टम का कोई कंस्ट्रेंट तो क्रिएट नहीं हो रहा, कहीं पर एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट तो क्रिएट नहीं हो रहा, बिकॉज समटाइम्स एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो भी परफॉर्मेंस के अंदर हिंड्रेंस वो बन जाते हैं। Therefore, we have to be very much careful कि जब हम अपने ऑडिट्स करेंगे about the target achievement, तो उन ऑडिट्स के अंदर भी हमें इस बात को इंश्योर करना है कि what are the causes, what are the effects, what are the relationships of performance with the effort and likewise. ओके तो ये नो डाउट हमारे पास डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड जब होंगे, हम चीजों को सिस्टमैटिकली स्टडी कर पाएंगे, तो हम उन प्रॉब्लम एरियाज को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जिन प्रॉब्लम एरियाज को दूर करना हमारे बस में हो। लेकिन याद रखें कि एट द सेम टाइम वी कैन अंडरस्टैंड कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में कुछ एस्पेक्ट्स यकीनन होते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल से बालातर होती हैं, तो उनके बारे में फिर आपकी कंटीजेंसी प्लान्स, व्हाट इफ प्लान्स, प्लान बी की तरफ मूव करना, इन सब चीजों को फिर स्ट्रेटेजिकली डिस्कस वो किया जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू सी certain reasons that why appraisal programs sometimes fail. ओके अब इतनी सारी डिटेल जब हमने डिस्कस कर ली, टेक्निकलिटीज की बात कर ली, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन कर लिए, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास इस बात की गुंजाइश मौजूद है कि हमारे जो अप्रेजल प्रोग्राम्स हैं दे कैन फेल। नाउ जस्ट लुक एट द फ्यू ऑफ द रीजंस योर ऑथर इज आइडेंटिफाइंग। द फर्स्ट रीजन, which is rather the most important reason, is lack of top management information and support. Okay, अगर आपकी सारी ग्रास रूट लेवल एफर्ट्स they are not taken up by the top management, they are not appreciated by the top management, तो obviously आपका सिस्टम वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो टॉप मैनेजमेंट की एंगेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट, टॉप मैनेजमेंट की अवेयरनेस, ये तमाम चीजें जरूरी होंगी जब हम इस तरह के एस्पेक्ट्स पर बात वो कर रहे हैं। इसमें एक मैनेजमेंट के अंदर बड़ी मशहूर कोटेशन कोट की जाती है कि टॉप मैनेजमेंट की पर्सनल वैल्यूज ऑर्गेनाइजेशनल की कल्चरल वैल्यूज होती हैं। तो अगर आपकी टॉप मैनेजमेंट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, अगर आपकी टॉप मैनेजमेंट क्वांटिफाइड पर्सपेक्टिव्स में चीजों को प्लान और
थॉट नहीं करती, तो ऑब्वियसली उस सूरत में डाउन द हायरार्की आपको ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा नॉर्म, ऐसा सेटअप, ऐसा कल्चर नजर वो नहीं आएगा. द सेकेंड रीजन of the failure for the appraisal programs is unclear performance standards. ओके कि आपने या एग्जेजरेटेड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बना दिए, या कंप्रोमाइज परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बना दिए, या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स स्मार्टली एस्टैब्लिश ही नहीं किए, तो इन तमाम वजूहात की बिना पर भी आपका जो अप्रेजल प्रोग्राम है दैट कैन सी द फेलियर. अनदर प्रॉब्लम इज दैट आपके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे थे, टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट मौजूद थी, लेकिन द पर्सन हु इज डूइंग द रेटिंग इज बायस्ड. ओके तो जो पर्सनल बायसेस, प्रेजुडिस, एटीट्यूड, फेवरेटिज्म, ये जो एस्पेक्ट्स होते हैं ये पोल्यूट कर देते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल वर्किंग को. इसी तरह टू मेनी फॉर्म्स टू कंप्लीट, आपने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया तो उससे पेपर वर्क बहुत बढ़ जाएगा और पेपर वर्क की जो इफेक्टिवनेस है वो रिड्यूस कर जाएगी. यूज ऑफ द अप्रेजल प्रोग्राम फॉर कंफ्लिक्टिंग पॉलिटिकल पर्पसेस, जिसमें के आपकी लेग पुलिंग, बैक बाइटिंग, प्रेशर ग्रुप्स, लॉबिंग, इस तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं वो बाजुकात क्रिएट हो जाते हैं, और इन एस्पेक्ट्स के क्रिएट हो जाने की वजह से ऑर्गेनाइजेशन की जो इंटीग्रिटी है, जो सिस्टम की इंटीग्रिटी है, जो ट्रस्ट रिलेशनशिप्स हैं, दे गेट हर्ट. नाउ इन एडिशन टू दीज एस्पेक्ट्स देयर आर स्टिल सर्टेन वेज कि जिनकी वजह से आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल एवेल्युएशन प्रोग्राम्स जो हैं दे आर कंटामिनेटेड. For example, it is written on the slide that there are many reasons why performance appraisal systems might not be effective. Some of the most common problems include the following. Number one, inadequate preparation on the part of the manager, कि उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग ही नहीं थी कि उसने डॉक्यूमेंट्स को फिल कैसे करना, या डॉक्यूमेंट्स ही प्रॉपरली प्रिपेयर्ड नहीं थे. Number two, employee is not given clear objectives at the beginning of the performance period. लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें अचीव करना क्या है, तो उनके पास कोई एक्शन प्लान ही नहीं है, उनके पास इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान ही नहीं है, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो टारगेट्स को प्रॉपरली अचीव कर पाएंगे. Number three, managers may not be able to observe performance or have all the information. Number four, performance standards may not be clear. Number five, inconsistency in ratings among supervisors or other raters. Number next is rating personality rather than performance, and then the halo effect, contrast effect, and some other perceptual biases. ये तमाम वो चीजें हैं जिनकी वजह से जो required efficiency and effectiveness level होना चाहिए वो अचीव नहीं हो पाता. इसके अलावा still the reasons are there. It is said कि inappropriate time span. ओके आपने प्रॉपर टाइम स्पैन ही नहीं दिया है इवैल्यूएशन के लिए, या आप बहुत शॉर्ट पीरियड पे इवैल्यूएशंस कर रहे हो, या आपने बहुत अरसे तक इवैल्यूएशन नहीं की, तो ये भी आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम की कंटामिनेशन का सबब वो बनेगा. सो ओवर एम्फेसिस ऑन अनकैरेक्टरिस्टिक परफॉर्मेंस, वो चीज जो मेजर नहीं की जा सकती है डायरेक्टली, आपने उसको इवैल्यूएशन का पार्ट बना दिया. Inflated ratings because managers do not want to deal with bad news. ये भी आपकी बायसनेस की एक शक्ल हो सकती है कि जिसमें लोग अपनी रिप्यूट को बचाने के लिए, मैनेजर्स अपनी रिप्यूट को बचाने के लिए अपने डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा बनाकर वो प्रेजेंट करते हैं, ताकि अगर ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस कंप्रोमाइज हो रही है तो ब्लेम उनके ऊपर ना आ जाए. ओके उस वजह से क्या वो क्या करेंगे कि वो अपने डिपार्टमेंट की रेटिंग बहुत अच्छी कर देंगे. दैट वुड गिव अ क्लू कि जी ये डिपार्टमेंट तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो प्रॉब्लम माइट बी विद अदर डिपार्टमेंट्स. लेकिन दरअसल वो सारी इंफॉर्मेशन वो रियलिटी पर बेस्ड वो नहीं होगी. सो सब्जेक्टिव और वेग लैंग्वेज इज रिटन इन अप्रेजल्स, जिसको कि हम क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स और पर्सनल रिलेशनशिप्स, क्लाउड जजमेंट, यहां पर ऑब्वियसली आपके जो ताल्लुकात हैं वो बायस्ड हो जाते हैं. नो थॉरो डिस्कशन ऑफ causes of performance problems, इसके ऊपर बात नहीं की जा रही. Managers may not be trained at evaluation of giving feedback, and no follow up and coaching after the evaluation. ये तमाम वो चीजें हैं जिसकी वजह से आपका जो प्रॉपर परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता. सो अब हमारा क्वेश्चन ये है कि फिर अप्रेजिंग इवैल्यूएशन वो करनी किसने है. जब हम पर्सन्स की बात करें who are there to evaluate the performance,
It might be your boss, it can be peers, it can be rating committees, it can be your subordinates, and at the same time it can be you as well, who is there to evaluate the performance. ओके और अगर ये सब लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो दैट वुड बी नोन एज द कॉन्सेप्ट व्हिच इज 360 डिग्री फीडबैक. सो अब हम कुछ 360 डिग्री अप्रेजल के बारे में उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखते हैं. सपोज इफ वी लुक एट द प्रोज ऑफ द 360 डिग्री फीडबैक, the first point is the system is more comprehensive in that responses are gathered from multiple perspectives. क्योंकि मुख्तलिफ लोग जब इवेल्युएशन कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास सिस्टम के अंदर से बायसनेस को एलिमिनेट करना वो आसान होगा. देन क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज बेटर, क्वालिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी. ओके सो हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो मल्टीपल पर्सपेक्टिव में वो गैदर हो पाती है. It complements total quality management initiatives by emphasizing internal and external customers and teams. Okay, तो अगर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की फिलॉसफी को भी इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं तो उस सूरत में हमें मल्टीपल लोगों के जो पर्सपेक्टिव्स होंगे उनको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा अपनी जॉब एंड वर्क परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन के लिए. Likewise, it may lessen bias, prejudice, since feedback comes from more people, not one individual. And the next point is that feedback from peers and others may increase employee self-development. तो हमें चूंकि हर हवाले से अंदाजा हो पाता है कि कस्टमर हमारे बारे में क्या सोच रहा है, पीयर्स हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, बॉस हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तो हमारे लिए अपनी बेहतरी को मुमकिन बनाना आसान हो जाता है. At the same time, there are certain downsides of 360 degree appraisal. The first downside is the system is complex in combining all the responses. और बाज़ औक़ात बड़े contradictory responses आ जाते हैं जिन contradictory responses की वजह से हमारे लिए difficult हो जाएगा चीज़ों को manage करना. और वो जाहिर है कि हमारे लिए time taking भी होगा सब लोगों से feedback वो लेना. तो feedback can be intimidating and cause resentment if employee feels the respondents have ganged up. ओके तो बाज़ औक़ात पॉलिटिकल प्रेशर्स, लॉबिंग, बैकबाइटिंग, लेग पुलिंग, इस तरह के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स हैं व्हिच कैन प्ले द गेम. ओके सो देयर मे बी कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस दो दे मे ऑल बी एक्यूरेट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टैंड पॉइंट्स. ओके तो अब ये भी हो सकता है कि आपके कस्टमर्स आपसे बहुत राजी हैं लेकिन आपका बॉस किसी वजह से आपसे नाराज है, तो एट द सेम टाइम ये बड़ा कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन हमारे लिए बन जाएगा कि किसकी वॉइस को हम ज्यादा वेटेज वो दें. Likewise, the system requires training to work effectively. Okay? और अगर इफेक्टिवनेस क्रिएट नहीं हो रही तो ऑब्वियसली आपको 360 डिग्री को फॉलो अप करने का कोई फायदा वो नहीं हो रहा. Employees may collude or game the system by giving invalid evaluations to one another. और अक्सर हमें ये चीज भी ऑब्जर्व करने को मिली कि लोग आपस में पार्टीबाजी कर लेते हैं कि जिसमें एक शख्स दूसरे के साथ ये एग्रीमेंट कर लेता है कि मैं आपकी इवैल्यूएशन बेहतर करूंगा और वो आपकी इवैल्यूएशन बेहतर करे. ओके तो इस सूरत में भी आप ट्रू पिक्चर वो हासिल नहीं कर पाते हो. Likewise, appraisers may not be accountable if their evaluations are anonymous. ओके तो ये तमाम वो रीजंस हैं जो कि डाउन साइड्स ऑफ 360 डिग्री अप्रेजल की वो बनती हैं. कई इंडस्ट्रीज के अंदर इस सिस्टम को ट्राई किया गया और हमारे पास मल्टीपल आउटकम्स वो रिसीव हुए. बाज़-औक़ात इस सारे सिस्टम ने हमें बेनिफिट ज्यादा प्रोवाइड किए और बाज़-औक़ात हमारे पास जो इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट हुआ दैट वाज ऑफ नॉट मच सिग्निफिकेंस. देयरफॉर हमें इस सारे प्रोसीजर को बड़ा सिस्टमैटिकली सोचना होगा कि हम कब कहां क्यों इन चीजों को इंप्लीमेंट वो करना चाहते हैं. अब हम देखते हैं कि 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम इंटीग्रिटी सेफगार्ड्स वो कैसे इंश्योर किए जा सकते हैं कि आप कि कंटामिनेशन ऑफ द सिस्टम वो ना हो. सबसे पहली चीज कि आप किसी का नाम डिस्क्लोज वो नहीं करोगे, तो कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सीक्रेसी मेंटेन करना वो मस्ट है. नंबर 2, अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो यू शुड बी देयर टू मेक देम अकाउंटेबल. ओके और अगर किसी ने एग्जैजरेटेड या कंप्रोमाइज्ड रिस्पॉन्स किया है तो उस सूरत में भी यू शुड बी एबल टू क्वेश्चन देम दैट व्हाई दे आर रिस्पॉन्डिंग इन सच अ फैशन. लाइक देन यू हैव टू प्रिवेंट द गेमिंग ऑफ द सिस्टम.
कि लोग कहीं ट्रिक ना करें, एग्जैजरेटेड नंबर्स एंड एग्जैजरेटेड फीडबैक्स वो ना दें, और कंप्रोमाइज नंबर्स और कंप्रोमाइज फीडबैक्स वो भी प्रोवाइड ना करें, तो लीनियंसी एंड सेवेरिटी एरर वो वहां पर नहीं होना चाहिए। इसी तरह आपको सारे सिस्टम को ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए आपको रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के एस्पेक्ट्स को लेकर आने के लिए स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स की जरूरत वो होगी। हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स भी यूज कर सकते हैं अपने सारे डाटा की वैल्यूएशन के लिए, जिसमें के स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस कॉमनली नोन एज एसपीएसएस, इसको यूज किया जाता है और रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी के एस्पेक्ट्स को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जाती है, आउटलायर्स को ट्रीट किया जाता है। तो कई तरह की इंफॉर्मेशन की जो इंटीग्रिटी है वो मेंटेन हो पाती है जब आप स्टैटिस्टिकल मेथड्स का सहारा वो ले लेते हो। सो आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई बायसेस, और इसके बारे में लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो अपनी बायसेस एंड प्रेजुडिस एटीट्यूड्स को और फेवरेटिज्म को वो ओवरकम कर सकें। बीइंग ह्यूमंस, हम सब किसी ना किसी हवाले से बायस्ड यकीनन होंगे, लेकिन अगर हमारे पास एक डिफाइंड मेरिट हो तो डिफाइंड मेरिट के होने से हम बायसनेस को ओवरकम कर पाते हैं। Now we are moving towards the supervisor's checklist for the performance appraisal, कि जब आपने इवेंचुअली अब परफॉर्मेंस अप्रेजल को एग्जीक्यूट करना है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको किन किन बातों को इंश्योर वो करना होगा। अब उस हवाले से हम एक चेकलिस्ट पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहली चीज जो सुपरवाइजर को सोचनी है दैट इज स्केड्यूलिंग, और स्केड्यूलिंग में हम जो चीजें मद्देनजर रखेंगे, नंबर 1, schedule the review and notify the employee 10 days to 2 weeks in advance, ताकि वो अपनी प्रेपरेशन कर सके, तमाम डॉक्यूमेंट्स, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वो प्रिपेयर हो सके, और आप उन तमाम डाटा कलेक्शन की रोशनी में अपने जजमेंट्स को कायम वो कर सको। नंबर 2, ask the employee to prepare for the session by reviewing his or her own performance, job objectives and development goals, ताकि उसके पास जो जस्टिफिकेशंस हैं वो मौजूद हो, और एक एम्प्लॉय इस बात का राइट रखता है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से रिलेटेड जस्टिफिकेशंस वो दे सके। बिकॉज 80-20 रूल के मुताबिक भी इफ इट इज 20% फॉल्ट ऑफ द एम्प्लॉय एंड 80% फॉल्ट ऑफ द सिस्टम, तो हमें इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि हम एक एम्प्लॉय को बिला वजह कसूरवार वो ना ठहराएं। सो नंबर 3 इन स्केड्यूलिंग जो हमारे पास मेन पॉइंट है कि क्लैरिफाई स्टेट दैट this will be the formal annual appraisal session, okay, बिकॉज इसमें फॉर्मेलिटी का लेके आना जरूरी इसलिए होगा बिकॉज बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होगी, लोगों को फॉर्मली मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, ये चिट चैट मीटिंग ना हो बल्कि इसके ऑब्जेक्टिव मीटिंग आउटकम्स जो हैं वो हमें मिल सकें। The second checklist points are preparing for the review. Now, when you are preparing for the review, number first aspect would be review the performance documentation collected throughout the year, okay, and concentrate on work patterns that have developed. Number 2, be prepared to give specific examples of above or below average performance, ताकि एम्प्लॉय को डायरेक्टली अंदाजा हो सके कि कहां पर वो बेहतर काम कर रहा है और कहां पर उसको फर्दर इंप्रूवमेंट की जरूरत है। Number 3, when performance falls short of expectations, determine what changes need to be made. Okay, if performance meets or exceeds expectations, discuss this and plan how to reinforce it. Okay, number 4th point जब हम preparing कर रहे हैं अपनी for the review is after the appraisal is written, set it aside and for a few days and then review it again, because बाज़ हम जब फर्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं तो उसमें ये चांस हो सकता है कि हमारा बायसनेस वो आ रहा हो, या ये चांस हो सकता है कि हमारे पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अभी पूरी तरह मौजूद नहीं है। सो जब हम दोबारा उस रिव्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो विल कम टू नो कि वहां पर कमी किस किस चीज की है और किस एस्पेक्ट को, किस फीडबैक को फर्दर बेहतर बनाने की जरूरत है। The 5th aspect related to the preparing of the review committee or review meeting is follow whatever steps are required by your organization's performance appraisal system. Okay, तो पॉलिसी के अंदर जितने भी फर्दर एस्पेक्ट्स लिखे गए होंगे उन सबको भी मद्देनजर रखना हमारे लिए जरूरी है। इसके बाद सुपरवाइजर से रिलेटेड थर्ड एस्पेक्ट जो चेकलिस्ट के तौर पर हम पिक करेंगे रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस अप्रेजल, दैट इज कंडक्टिंग द रिव्यू।
And when you have to conduct the review, remember, number 1, select a location that is comfortable and free of distractions. The location should encourage a frank and candid conversation, ताकि उसमें कहीं पर भी कोई ढकी छुपी बात वो ना हो, and people should be ready to disclose the real information and the actual information and the factual information. Number 2, discuss each topic in the appraisal one at a time, considering both strengths and shortcomings. तो आपने सिर्फ क्रिटिकल रिव्यू नहीं बनाना इसको, आपने एक अरे एम्प्लॉय की कोई अच्छी वर्किंग है तो उसको भी अप्रिशिएट करना है, और अगर कहीं पर कमी है तो उसको भी आपने हाईलाइट वो करना है. बी स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव. ऑब्वियसली जब तक आप स्पेसिफिक एंड डिस्क्रिप्टिव अंदाज में बात को लेकर नहीं चलेंगे तो थिंग्स वुड नॉट बी क्लियर एंड एम्बिगुअस प्रॉब्लम्स वुड बी कमिंग इन. ठीक है, सो जनरल एंड जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है, आपको करेक्टिव एंड डेवलपमेंटल एटीट्यूड्स के साथ वो आना चाहिए. रिपोर्ट अकरेंसेस रादर देन इवैल्यूएटिंग देम. ओके, तो पहले आप मेंशन करो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, और फिर उस प्रॉब्लम के हवाले से अपनी इवैल्यूएशन पैरामीटर्स के कॉन्टेक्स्ट में वो आप बताओगे. इसी तरह फोर्थ पॉइंट के ऊपर वो आपको कहता है कि डिस्कस योर डिफरेंसेस एंड रिजॉल्व देम, सॉलिसिट एग्रीमेंट विद द इवैल्यूएशन. क्योंकि हमारे पास बहुत सारे साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, तो उस हवाले से भी हमें क्लियर होना चाहिए कि हम एक्चुअली एम्प्लॉय से चाह क्या रहे हैं और एम्प्लॉय के एंड पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उसको दरपेश वो हैं. लाइकवाइज जॉइंटली डिस्कस एंड डिजाइन प्लान्स फॉर टेकिंग करेक्टिव एक्शन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, and obviously maintain a professional and supportive approach to the appraisal discussion. Okay, तो ये तमाम हमारे पास एस्पेक्ट्स है जिनको मद्देनजर रखे बगैर आप परफॉर्मेंस अप्रेजल मीटिंग जो है वो कॉल नहीं करेंगे. अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू हो रही है, एंड दैट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स. अब जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड्स की बात करें तो एक फॉर्म में हम डिफरेंट मेथड्स को यूज करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला मेथड हमारे पास आ रहा है द कैलकुलेशन ऑफ द ट्रेड्स. अब ट्रेड्स को इवैल्यूएट करने के लिए हमारे पास चार एस्पेक्ट्स, चार मेथड्स अवेलेबल हैं. नंबर 1, ग्राफिक रेटिंग स्केल, मिक्स स्टैंडर्ड स्केल, फोर्स चॉइस मेथड एंड एस स्टाइल. तो ये हमारे पास चार तरीकेकार होंगे जिनसे कि हम ट्रेड्स को इवैल्यूएट करेंगे, परसेंटेज ट्रेड्स को इवैल्यूएट करेंगे रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर जॉब. अब जब आपने ट्रेड डेटा अप्रोच को यूज करना है, तो ट्रेड डेटा अप्रोच को यूज करने के लिए योर ऑथर सेज दैट मेक्स जजमेंट्स अबाउट ट्रेड्स दैट टेंड टू बी कंसिस्टेंट एंड एंड्योरिंग. ओके, तो सबसे पहले आप ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करें जिन ट्रेड्स को आपने इवैल्यूएट करना है. सो द 5-point scale is basically used, जिसमें कि हम 1 may mean very low in that particular trade demonstration, 2 would mean low, 3 would mean moderate, 5 would mean high, and the 5 would mean very high. यहाँ पर हम competencies and proficiencies के discussion भी वो कर सकते हैं. So remember that this trade data approach has the tendency to focus more on the person and his or her behavior on the job rather than on the performance. Okay, so with the qualitative and quantitative indicators हम इस evaluation को बेहतर बनाने की कोशिश वो करते हैं. अब ट्रेड मेथड में सबसे पहली चीज हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफिक रेटिंग स्केल. और ग्राफिक रेटिंग स्केल मेथड के बारे में कहा जा रहा है कि अ ट्रेड अप्रोच टू परफॉर्मेंस अप्रेजल वेयर बाय ईच एम्प्लॉय इज रेटेड अकॉर्डिंग टू अ स्केल ऑफ इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, उसके भी हम एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से आपका ग्राफिक रेटिंग स्केल एलैबोरेट किया जाता है. द सेकंड ट्रेड मेथड इज मिक्स स्टैंडर्ड स्केल मेथड. और फिक्स स्टैंडर्ड स्केल मेथड के बारे में इट इज सेड कि एन अप्रोच टू परफॉर्मेंस अप्रेजल similar to other scale methods but based on comparison. अब उसमें हम 1 to 5 की स्केलिंग की बजाय हम comparisons पे बात कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल better than, equal to और worse than a given particular standard. अब अगर हम ग्राफिक रेटिंग स्केल की बात करें तो इसकी एग्जांपल के तौर पर ये स्लाइड मैं आपको यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं कि ग्राफिक रेटिंग स्केल फॉर प्रोविजन ऑफ कमेंट्स, हम इस तरीके से एक फॉर्म अपना डेवलप कर सकते हैं.
आपने भी जब फॉर्म्स को डिजाइन करना है तो याद रखें कि इस तरह से आप एक आउटलुक उसकी बना सकते हो। इस पे कहा जा रहा है कि अप्रेज एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस इन प्रेजेंट असाइनमेंट। चेक मींस टिक बॉक्स आपको लगाना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्क्वायर। appraisers are urged to freely use the remark sections to for significant comments descriptive of the individual। क्या आप जो भी टिक लगा रहे हो, आप अगर आपने उसको elaborate and explain करना है तो remarks column के अंदर भी अपने remarks जरूर आप put करें। Now, in this particular case, for example, the first trait to be evaluated is knowledge of work। अब नॉलेज ऑफ वर्क को सबसे पहले आप डिफाइन करोगे, विच वुड मीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल फेजेस ऑफ हिज और हर वर्क एंड रिलेटेड मैटर्स। अब जब आपने नॉलेज ऑफ वर्क की डेफिनेशन सबसे पहले बता दी, तो अब उसकी इवैल्यूएशन पैरामीटर्स को देखिए, जो कि आपकी 1 to 5 की रेटिंग स्केल्स के ऊपर भी बन सकती है, जिसमें कि 1 और द फर्स्ट पॉइंट वुड मीन नीड्स इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस। देन हमारे पास एक रेंज आ रही है जिसमें कि हैज रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ ओन एंड रिलेटेड वर्क, और उसके बाद एक्सट्रीम जो हमारे पास उसकी जो कैपेबिलिटी है, दैट इज हैज एक्सेप्शनल नॉलेज ऑफ ओन एंड रिलेटेड वर्क। ओके, तो हमने ये 3 डिग्रीज डेवलप की रिलेटेड टू द नॉलेज ऑफ वर्क, और फिर हम उसको 1 to 5 के ऊपर इवैल्यूएट वो कर रहे हैं। इसी तरह इनिशिएटिव, उसके बारे में कहा जा रहा है कि एबिलिटी टू ओरिजिनेट और डेवलप आइडियाज एंड टू गेट थिंग्स स्टार्टेड। अब अगर ये ट्रेट हमने वैल्यूएट करनी है तो उसमें लैक्स इमेजिनेशन, मीट्स नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स, अनयूजुअली रिसोर्सफुल, ये हमारे पास इसकी डिग्रीज वो बन सकती हैं। और याद रखिएगा कि आप जैसा हम यहां पर देख रहे हैं कि हर एक ट्रेट को एलैबोरेट करने के लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशंस हैं वो डिफरेंट हैं। तो लिहाजा आपने ये भी नहीं करना कि एक ही 1 to 5 पॉइंट लिकट स्केल बना लो और तमाम ट्रेड्स को उसी के ऊपर एवेल्युएट कर दो लो, मीडियम एंड हाई के हवाले से। तो हो सकता है कि हर एक ट्रेड को एस्टैब्लिश करने के लिए आपको एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात वो करनी हो। जैसे एप्लीकेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले वो डिफाइन करता है कि एप्लीकेशन वुड मीन अटेंशन एंड एप्लीकेशन टू हिज और हर वर्क। अब उसको एलेबोरेट करने के लिए हमारे पास 3 डिग्रीज हैं, वेस्ट टाइम, नीड्स क्लोज सुपरविजन, स्टडी एंड विलिंग वर्कर, और एक्सेप्शनली इंडस्ट्रियस। लाइकवाइज क्वालिटी ऑफ वर्क, उसको कैलकुलेट करने के लिए वो कहता है कि थॉरोनेस, नीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ वर्क। एंड नो डाउट इन तमाम चीजों को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास कोई ना कोई एविडेंस, कोई ना कोई आपके पास डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड भी होना चाहिए जिसकी बेसिस पर आप किसी को क्लेम या ब्लेम वो करोगे। ठीक है, सो क्वालिटी ऑफ वर्क में जहां पर हमने थॉरोनेस, नीटनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ वर्क की बात की, अब उसको एवेल्युएट करने के लिए नीड्स इंप्रूवमेंट, regularly meets recognized standards and consistently maintains highest quality, ये हमारे पास इसकी रेंज वो अवेलेबल है। Likewise, volume of work देखिए, volume of work में it is said that quantity of acceptable work, उसके अंदर हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स, 3 रेंजेस अवेलेबल है, should be increased, regularly meets recognized स्टैंडर्ड्स एंड अनयूजुअली हाई आउटपुट, ये तमाम एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम उसको एवेल्युएट करना चाहते हैं। और फिर अप्रोप्रिएट चेक्स बॉक्स पे टिक लगाने के बाद यू आर रिक्वायर्ड टू कम अप विद अप्रोप्रिएट रिमार्क्स एज वेल, ताकि आप अपने सबऑर्डिनेट को जस्टिफाई कर सको कि आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर जो रेटिंग की है वो किस बेसिस पर वो की है। लाइकवाइज, जैसा भी हमने पीछे डेफिनेशन देखी थी मिक्स स्टैंडर्ड स्केल की, अब यहां पर मिक्स स्टैंडर्ड स्केल को हम चूंकि एलेबोरेट करते हैं अबव, इक्वल टू और लोअर देन की रेंज में, सो यहां पर हमारे पास तरीकेकार ये होगा, डायरेक्शंस में देखिए कि प्लीज इंडिकेट वेदर द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इज प्लस विच इज अबव, 0 विच इज इक्वल टू, एंड लोअर देन विच इज माइनस ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स। और यहां पर हर स्टैंडर्ड के साथ जो हमारे पास एक स्पेस अवेलेबल है, यहां पर हम प्लस, 0 एंड माइनस की जो साइंस हैं वो पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पॉइंट देखिए कि एम्प्लॉय यूजेस गुड जजमेंट व्हेन एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स एंड प्रोवाइड्स वर्केबल अल्टरनेटिव्स, however at times does not take action to prevent problems। ओके, अब जब ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो तो उसमें आपको कंपेयर करना है एक एम्प्लॉय की वर्किंग को दूसरे एम्प्लॉयज के साथ। ओके, तो या वो उसकी वर्किंग दूसरों से बेहतर होगी, या उनके बराबर होगी, या उनसे कमतर होगी। इसी तरह जब हम लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो एम्प्लॉय लैक सुपरवाइजरी स्किल्स,
frequently handles employees poorly and is at times argumentative. ठीक है, सो अगर वो आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है, वो प्रॉपर्ली लोगों को ट्रीट नहीं कर रहा है, उसके अंदर सुपरवाइजरी स्किल्स नहीं है, तो अब आपने इस कॉन्टेक्स्ट को कंपेयर करना है बकिया एम्प्लॉइज के साथ कि आया उसकी वर्किंग बेहतर है या उसकी वर्किंग बेहतर नहीं है. सो प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीडरशिप, हाई कोऑपरेशन, लीडरशिप, फर्दर कोऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स में लोगों को एवेल्युएट कर सकते हो, और उस एवेल्युएशन के साथ साथ आपको कंपैरिजंस के अंदर बात वो करनी होगी. यहां पर हमारा जूम सेशन टाइम खत्म हो रहा है. इस टॉपिक को हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट जूम मीटिंग में, एंड विल रिज्यूम आवर जूम मीटिंग एट after a short break. Thank you for joining.